Good afternoon all of you. Welcome back to my channel Mathsville and this is Surbhi. So last class में हमने पढ़ा था बोर्ड मास के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि बोर्ड मास के थ्रू हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। अब उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की हमें ज़रूरत क्यों है, हमें इसे पढ़ना क्यों है। एक्चुअली जब मैंने आपको सिलेबस लिखवाया था तब मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ हिडन टॉपिक्स हैं, बताया था। तो उनमें से एक है ये टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और साथ ही ये आगे किसका बेस तैयार करेगा, ये आगे तैयार करेगा आपका HCF और LCM का बेस। HCF और LCM का बेस, क्योंकि यहाँ पे ये जो F और M है ये एक्चुअली फैक्टर और मल्टीपल के लिए ही है। ठीक है, तो गुणनखंड और गुणज के बारे में आज हम जानेंगे। HCF और LCM को अभी हम थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं साइड में, इसे भी पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में ही इसे करेंगे। सो आज सबसे पहले शुरू करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल के मतलब से। तो पहले तो आप एक चीज याद कीजिए, जब हमारी पहली क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको नंबर्स के टाइप्स, नंबर के प्रकार बताए थे, उस वक्त मैंने आपको सबसे पहले आपके सामने ये जिक्र किया था इसका, इस शब्द का, फैक्टर का, गुणनखंड का। किया था कि नहीं, कहाँ किया था, सोचिए, कुछ तो याद आएगा। बिल्कुल सही याद आ रहा है आपको, प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स का डिस्कशन के वक्त। और उस वक्त मैंने आपसे कहा भी था जब हम इस चैप्टर में आएंगे तो हम इन दोनों को और अच्छे से समझेंगे। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और कॉम्पोजिट मतलब भाज्य या संयुक्त संख्या। ये बताया था मैंने आपको। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी नंबर का, अगर किसी संख्या के सिर्फ दो गुणनखंड हो, सिर्फ दो फैक्टर हो, और वो दो कौन से, या तो एक या फिर वो नंबर स्वयं इटसेल्फ, अगर सिर्फ ये दो हो इसके गुणनखंड, इसके फैक्टर्स किसी भी संख्या के, तो वो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाता है ना। और इनके अलावा जो नंबर नेचुरल नंबर्स में, प्राकृतिक संख्याओं में जो नंबर प्राइम नहीं है वो सारे भाज्य संख्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स है। यही बताया था मैंने आपको। अब फैक्टर्स के बारे में थोड़ा और कुछ जानेंगे, पहले इसकी एक बार फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। प्राइम नंबर्स के क्या थे उदाहरण, 5, 3, 2, 7, 11 और आगे। ठीक है ना, क्योंकि इनके ये सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, सिर्फ दो संख्याओं से डिवाइड हो सकते हैं। दो जो है या तो एक से भाग हो सकता है या फिर खुद दो से। ऐसे ही 3 या तो एक से भाग दिया जा सकता है या खुद 3 से। यही हो रहा है ना, या तो एक से भाग दिए जा रहे हैं या स्वयं या इटसेल्फ से। तो यही है आपके प्राइम नंबर्स। और इधर आ जाते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर जो इनके अलावा बाकी सारी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब या फिर यूं कह लीजिए जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स है, जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड है, उन्हें हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। समझ में आ गया इतना? तो हमने एक चीज और डिस्कस की थी, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, याद कीजिए। सही जवाब 4। जिसके दिमाग में भी ये 4 आया था वो बिल्कुल सही था, और जिसके दिमाग में नहीं आया था वो अपने पिछले नोट्स खोल के उसे रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि हमें आगे तो बढ़ना है लेकिन पीछे का भूलना नहीं है, वरना पेपर तक हमारा तो सब कुछ सफाचट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया, ये थोड़ी सी रिवीजन हो गई, फैक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत हमने फिर से जान लिया। अब बात करते हैं गुणनखंड और गुणज की बात, कि एक्चुअली ये लोग है क्या, हम बार बार इनका क्यों जिक्र कर रहे हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, कंप्लीट डिवाइजर ऑफ अ नंबर, वह संख्या जो दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, या यूं कहे कंप्लीटली डिवाइड कर दे।
और गुणज गुणज होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जो इन फैक्टर्स से, जो इन गुणनखंडों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि जानते हैं क्या, हम कहेंगे गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो किसी नंबर को पूर्णतः विभाजित करती हैं। तो अगर मैं कहूं चार के फैक्टर्स बताइए, वे संख्याएं बताइए जो चार को पूर्णतः विभाजित करेंगी। सबसे पहले तो एक हर नंबर को विभाजित कर देता है, एक हर नंबर को डिवाइड करता है, तो एक। उसके बाद आता है दो से भी चार कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आता है स्वयं चार। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर चार के गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड, फैक्टर्स है। और चार इनका क्या लगा? चार इनका क्या है? चार इनका गुणज है, मल्टीपल है। समझ में आया? फिर से देखिए, ये नंबर्स जो इस वाली संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, ये इक्वल टू का मतलब ये नहीं है कि ये इक्वल टू का मतलब कि ये इसके बराबर है, नहीं, ये इसके गुणज है, ये इसके फैक्टर्स है, सॉरी गुणनखंड है, और ये इसका गुणज है, मल्टीपल। समझ में आया? तो ये तीनों नंबर इसको पूर्णतः विभाजित करते हैं, तो इसलिए ये तीनों तो इसके गुणनखंड है और ये इन तीनों का क्या है? गुणज। अभी आगे और समझेंगे गुणज के बारे में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फैक्टर्स के बारे में और कुछ जान लीजिए। जैसे अब मैंने लिखा यहाँ पे 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो एक होगा, क्योंकि एक हर नंबर को डिवाइड करता है। उसके बाद 2, क्योंकि 12 को 2 पूर्णतः विभाजित करता है। फिर आती है बात 3 की, 3 भी 12 को पूर्णतः विभाजित करता है। फिर आती है 4 करता है ना, बिल्कुल। 5 नहीं, 6, उसके बाद 12। यही कुछ नंबर्स हैं, यही 6 नंबर्स हैं जो 12 को पूर्णतः विभाजित करते हैं। तो ये सारे 12 के गुणनखंड है, ये सारे 12 के गुणनखंड है और 12 इनका गुणज है, 12 इनका गुणज है। आ गया समझ में? अगर आपको लिखना है तो आप ये फैक्टर और मल्टीपल्स की एक एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक एक लाइन में, विथ अ लिटिल एग्जाम्पल। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, आप लिख सकते हैं। अ नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड अनदर नंबर, या आप इसको और अच्छे से लिख लीजिए। A factor of a number is exact divisor of that number. इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए, a factor of a number is an exact divisor of that number. किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा पूरा विभाजक होता है। किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा पूरा विभाजक होता है। और गुणज की बात कर लीजिए, a number is said to be a multiple of any of its factor. A number is said to be a multiple of any of its factor. इसको हिंदी वाले बच्चे भी लिख लीजिए। एक संख्या अपने सभी गुणनखंडों की गुणज होती है। यही बताया ना मैंने अभी कि एक संख्या अपने सभी गुणनखंडों की गुणज होती है। ये बेसिकली एक तरीके का रिश्ता डिफाइन हो रहा है कि ये गुणनखंड है और ये गुणज है। ऐसा कह लीजिए कि ये इसके बच्चे हैं और ये इनका अभिभावक है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा सोच सकते हो आप। ओके, अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी और चीजों पे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 12 को आप इन्हीं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं ना हम 12 को। कैसे लिखते हैं हम 12 को? 12 एकम 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, ऐसे ही लिखते हैं ना हम। तो इसीलिए इनके गुणनखंड है, इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि फैक्टर इनटू फैक्टर। जरूरी नहीं है कि ये दोनों अलग अलग हो या सेम हो, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपसे कहूं 4 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? या तो ये हो सकता है, ऐसे ही तो फैक्टर इंटू फैक्टर इस फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, या फिर 2 इंटू 2। तो ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इज इक्वल टू मल्टीपल।
इसको आप हिंदी में भी लिख लीजिए, गुणनखंड और गुणनखंड का गुणनफल इज इक्वल टू गुणज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। इनके बारे में कुछ तथ्य, इन तथ्यों के ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली नहीं आता है, लेकिन अगर आपको ये तथ्य पता होंगे, अगर आप इन्हें अच्छे से समझ जाएंगे, तो फिर आपको अगर एक क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सिंपल एग्जांपल ही लिखते हैं। सबसे पहले पहले हम गुणनखंडों के तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। फैक्टर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो ये है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ये तो इसकी डेफिनेशन ही है कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उसका पूर्ण विभाजक होता है। ये डेफिनेशन है फैक्टर की, बिल्कुल सही। दूसरा आता है वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक हर नंबर का, हर संख्या का गुणनखंड होता है। आप किसी का भी लिखेंगे तो आप कोई भी नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो क्यों ना हो, जैसे 7 प्राइम नंबर है तो इसके गुणनखंड क्या है, 1 और 7, क्योंकि एक सबको डिवाइड करता है ना, तो इसलिए। उसके बाद दूसरा है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जब आप गुणनखंड निकालते हैं तो आप देखेंगे आखिर में जो ये नंबर आता है ना, ये सेम होता है, क्योंकि 12 को हम 12 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं ना। तो वही बेसिकली ये विभाजन और ये सब क्या है, हम इसके टेबल में आना चाहिए, और टेबल 10 तक नहीं होती, ये बात का ध्यान रखना। आपको सिर्फ 10 तक सिखाई जाती है। 12 एकम 12, 12 दूनी 12, ये सब ठीक है, 10 तक भी ठीक है, लेकिन 12 इंटू 11 भी होता है, 12 इंटू 12 भी होता है, 12 इंटू आगे तक कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब यही सब है। ठीक है, तो 12 की टेबल में 12 तो आता ही है ना, तो इसका मतलब ये इसको पूर्णतः विभाजित करता है। अब उसके बाद चौथा, फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। इसका क्या मतलब है, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड जो होता है वो या तो वो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। खुद देख लीजिए, आप कितने ही फैक्टर्स निकालिए। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो इस नंबर को डिवाइड कर दें, जो इस नंबर को विभाजित कर दें। और विभाजित, जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो वो उससे छोटे नंबर या उसके बराबर नंबर से तो डिवाइड कर सकते हैं। जब आप डिवाइड करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे जो नंबर आता है वो इससे हमेशा छोटा ही तो होता है। सपोज यहाँ पे मैंने लिया a, तो जो a होता है वो हमेशा d से छोटा ही तो होता है ना, तभी तो आप डिवाइड कर पाते हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और ये पूर्ण विभाजक होते हैं, कंप्लीट डिवाइजर्स होते हैं। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि हर जो फैक्टर है वो या तो अपने गुणज, अपने मल्टीपल से या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। आ गया समझ में। और उसके बाद पांचवा, फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। एक दी हुई संख्या के सारे गुणनखंड जो है वो परिमित होते हैं, मतलब हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। एक नंबर के सारे जो गुणनखंड है आपके यहीं पे आके रुक जाएंगे। 12 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 12 से छोटे ही होंगे जो भी होंगे। समझ पा रहे हैं? इनको एक एक लाइन में अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। थोड़ा रिवाइंड करके वीडियो को चलाएंगे, आपको फिर से देखने को मिल जाएगा सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से, और अपने नोट्स में ये सब नोट करते जाइएगा एक एक लाइन में। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट बहुत अच्छे से वो बनाने की जरूरत नहीं है कि आपको पूरी कॉपी मेंटेन, आपको बुक नहीं लिखनी है, आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है। और पेपर की तैयारी के लिए आपको मेन पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि मैथ्स में मेनली क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम क्लास में ही कर लेंगे, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं गुणज के बारे में। हमने क्या कहा था कि गुणज जो है वो अपने सभी गुणनखंडों, एक संख्या अपने सभी गुणनखंडों की गुणज होती है। गुणज का क्या मतलब है? अब मैं कहती हूं कि आप 4 के गुणज लिखिए, मतलब 4 के मल्टीपल, ऐसे नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए, जो 4 से विभाजित हो जाए। तो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो 4 जो 4 से विभाजित हो जाए। अब हम बात करें विभाजित हो जाए, विभाजित करे नहीं, विभाजित हो जाए। या फिर आप 6 ले लीजिए, 6,
तो सबसे पहला ऐसा नंबर कौन सा है जिसको 6 विभाजित कर देगा? खुद 6 खुद को ही विभाजित करेगा। उसके बाद 8, 12, 4 की बात कर रहे हैं अभी हम, 16, 20, और ये कितने तक भी जा सकता है। आप 4 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 आ जाएगा, 1000 से तो 4000, तो ये कहीं तक भी जा सकते हैं। ऐसे ही 6 की बात कर लेते हैं, तो 12 को विभाजित करेगा, 18 को करेगा, 24 को करेगा, और आगे कितना ही आगे तक ले जाइए आप, है ना, कहीं तक भी आप आगे लेके जाइए, वो विभाजित करता ही चला जाएगा, करता ही चला जाएगा। तो यही है इसके गुणज, ये हम बात कर रहे हैं अब गुणज की। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं गुणज, अपने अपने नंबर्स के, रिस्पेक्टिव नंबर्स के। ये इसके गुणज हैं और ये सारे नंबर्स इसके गुणज हैं। आ गया समझ में? इसमें कोई डाउट? अब इनके बारे में भी फैक्ट्स लिख लीजिए। पहला फैक्ट है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक संख्या अपने स्वयं की गुणज होती है। दिख रहा है? सबसे पहले तो सबसे पहला गुणज कौन सा था? ये खुद अपना नंबर, चाहे कोई भी हो, और हर संख्या। इनफैक्ट जो आपके प्राइम नंबर्स है उनकी बात कर लेते हैं। 7, 14, 21, 28, सो ऑन। ठीक है, तो अब इसमें भी ये स्वयं अपनी हर संख्या अपनी गुणज तो होगी ही होगी, हर नंबर अपना मल्टीपल तो होगा ही होगा। दूसरा, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। सॉरी, तो ये क्या कह रहे हैं कि हर जो नंबर है, जो हर मल्टीपल है, वो इस नंबर से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। फैक्टर में हम कह रहे थे, गुणनखंड में हम क्या बात कर रहे थे कि हर गुणनखंड अपने नंबर से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, लेकिन मल्टीपल में हम क्या कह रहे हैं कि या तो वो नंबर उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। आया समझ में? मल्टीपल और फैक्टर के बीच में जो डिफरेंस है उसे अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे जब आप HCF LCM पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको सबसे ज्यादा इसी के ऊपर कंफ्यूजन होती है और यही आपको समझना है। अगर आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका HCF LCM बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और HCF LCM आगे बहुत सारी चीजों में लगता है। ठीक है ना? तो ये आ गया समझ में, ये आ गया। इसके बाद अब तीसरा पॉइंट और समझ लीजिए इसका, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स इज इनफाइनाइट। किसी भी संख्या के जो नंबर ऑफ गुणज है, जो किसी भी संख्या के जितने भी गुणज है वो अपरिमित है, इनफाइनाइट है। इसका क्या मतलब है? यार देखो, आप आगे 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास उसके गुणज ही आएगा, है ना, आएगा ना। तो अब आप खुद सोचो कि इसको आप कितना आगे तक लेके जा सकते हो। मेरे पास भी यहाँ पे सीमा नहीं थी। जब मैंने फैक्टर्स लिखे थे, जब मैंने गुणनखंड लिखे थे, तो मैं एक जगह पे आके रुक गई थी, और वो जगह कौन सी थी? जब वो नंबर खुद आ जाता था, है ना। लेकिन यहाँ पे तो शुरू इससे हो रहा है और आगे पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा, तो इसीलिए हम कहेंगे ये अपरिमित है, इनफाइनाइट है। आ गया समझ में? इतनी सी चीज थी, एक बार फिर से आराम से समझ लो कि ये अपरिमित इनफाइनाइट क्यों है। देखो, मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, आगे 6, 7, 8, 9 बिलियन, करोड़, किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ, वो संख्या जो होगी वो 4 से विभाजित हो जाएगी ना, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि ये जो मल्टीपल्स हैं, जो गुणज होते हैं, वो अपरिमित होते हैं किसी भी संख्या के। ठीक है, आप इसे भी अपनी छोटी सी लाइन में लिख लीजिए। गुड। अब आ जाते हैं हम एक और चीज पे जिसे हम कहते हैं परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। आपको गुणनखंड और गुणज समझ में आ गए। गुणज भी गुणनखंडों पर ही डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं परफेक्ट नंबर पे। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, इसको ध्यान से समझना। इसके ऊपर कभी कभी सीधा क्वेश्चन आता है, अदरवाइज ये टॉपिक वैसे भी नहीं पूछते, लेकिन अगर आएगा तो आपके पास ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते आप। तो अब ये परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या है क्या? संपूर्ण संख्या है क्या? संपूर्ण संख्या का मतलब है, पहले सुन लो फिर अच्छे से समझाऊंगी। इसकी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि अगर इसके सभी, किसी नंबर के, किसी एक संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल, सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू द डबल ऑफ द नंबर,
उस संख्या का दोगुना हो तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। अभी कुछ भी समझ नहीं आया, सब कुछ बाउंसर गया, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक छोटी छोटी लाइन में अपना एक नॉर्मल सा नोट बना लो इसके आगे, बस क्या कि अगर, हिंदी वाले बच्चे पहले लिख लो, अगर सभी गुणनखंडों का योगफल, एक किसी संख्या के अगर सभी गुणनखंडों का योगफल अगर उस संख्या का दोगुना हो तो वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। परफेक्ट नंबर, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लो कि अगर if the sum of all of its factors is the double of that number, then the number is perfect number। कैसे? एक एग्जाम्पल दूंगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, 6 इसके गुणनफल क्या है, सॉरी गुणनखंड क्या क्या है? पहले 1 से डिवाइड होता है, 2 से हो जाता है, 3 से होता है और फिर 6 से खुद से होता है। इसके बड़ा तो कोई नंबर नहीं हो सकता। गुणनखंड की बात हो रही है यहाँ पे, फैक्टर्स की है ना, तो इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। ये 4 इसके फैक्टर्स हैं, ये 4 इसके गुणनखंड है। अब हम क्या कहते हैं, इनका योगफल, अगर इनका योगफल इसके डबल हो जाए तो ये परफेक्ट नंबर होगा। प्लस करके देख लो, 1 + 2 + 3 + 6 12 आ गया, और 12 6 दूनी 12 ही होता है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। 6 एक परफेक्ट नंबर है। आ गया समझ? इतना ही था बस, ये परफेक्ट नंबर। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे और जो दूसरे परफेक्ट नंबर्स हैं। आप खुद ट्राई करेंगे हर किसी का फैक्टर और उसको फैक्टर्स का सम करने के लिए गुणनखंडों का योगफल निकाल के चेक करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एक बात, गूगल चाचा से आंसर नहीं पूछना है, खुद ट्राई करना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, फैक्टराइजेशन, गुणनखंडन। मल्टीपल्स को ऐसे इग्नोर्ड फील मत करवाइएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि हम मल्टीपल्स नहीं पढ़ रहे हैं, गुणज नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी आगे काम आएंगे। आपको मतलब पता होना चाहिए था। आराम से देखिए। तो अब बात कर रहे हैं हम फैक्टराइजेशन या इसे कहेंगे गुणनखंडन। गुणनखंडन, अब ये क्या है? ये जब हम किसी संख्या को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में एक्सप्रेस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त करते हैं, तब उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं। अब हम एग्जांपल में आप लीजिए 24 को आप कैसे लिख सकते हैं? या तो 1 × 24 या ऐसे कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद ये उल्टा होना शुरू हो जाएगा। ये भी और ये सेम ही है, आपको पता ही होगा, तो इसको हम एक ही बार नोट कर लेते हैं। ये समझाने के लिए मैंने एक बार और लिखा था। तो ये क्या है? ये इसका फैक्टराइजेशन है। समझ में आया? ये इसका गुणनखंडन है कि इसके गुणनखंडों के हमने गुणनफल में इसे लिखा है, प्रोडक्ट में इसे लिखा है, तो इसे हम कहेंगे फैक्टराइजेशन, गुणनखंडन। समझ के देखिए, जब हम नंबर्स को उनके गुणनखंडों के गुणनफल में लिखते हैं तब हम उसे कहते हैं गुणनखंडन। अब ये तो हुई नॉर्मल गुणनखंडन की बात, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की बात। लेकिन इसके आगे क्या होता है? इसके आगे एक टर्म और जुड़ता है और फिर ये इसकी पूरी परिभाषा फिर से बदल जाती है। उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर अभाज्य गुणनखंडन।
अब इसका क्या मतलब है? अभी हमने 24 की बात की, 24 में मैंने 1 लिखा, 1/24 या फिर 2/12 लिखा। इसमें क्या अंतर है कि इसमें था कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दोनों और टूट सकते थे मतलब इनको हम और आगे गुणनफल के रूप में लिख सकते थे, लेकिन हम 2 को नहीं लिख सकते गुणनफल आगे और गुणनफल करके। क्यों? क्योंकि एक प्राइम नंबर है, ये एक अभाज्य संख्या है। तो हम जब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में जब हम किसी नंबर को लिखते हैं, किसी संख्या को लिखते हैं, तो हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं। देखो कैसे, इसको मैं लिख के दिखाती हूं। 2, अब 12 को तोड़ो, 12 को कैसे तोड़ेंगे? 2, 2 4 और 1 3, यही होता है ना। और ये अभाज्य है, इससे ज्यादा आप तोड़ सकते हो, इससे ज्यादा आप तोड़ सकते हो। इसको आप ऐसे देखो, 2 6, 2 3 और ये 3 1, ऐसे ही तोड़ोगे ना आप इसको, है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 3 इंटू 1, और ये आपका प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म है। इसे आप अभाज्य गुणनखंडन कहेंगे, क्योंकि अब इसके आगे आप इसे नहीं तोड़ सकते। इसमें एक भी नंबर ऐसा नहीं है जिसे आप तोड़ सको, है ना। तो इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यार ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और डायरेक्ट पेपर्स में आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊंगी अभी इससे रिलेटेड, इसी क्लास में करेंगे हम, जब इससे रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं और इसमें से और कितने कंसेप्ट निकलते हैं। इसमें से पता है कितने कंसेप्ट निकलेंगे अभी आपके इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स की, फिर उसके बाद बात होगी सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। इसमें भी पहले तो सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर उसके बाद ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसमें भी सम में आगे आप ऑड और इवन कर सकते हैं, विषम सम, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब कितने कितने गुणनखंड है और गुणनखंडों का योगफल, ठीक है। और इसमें आगे और क्या क्या चीजें आ जाएंगी। इसके बाद इसमें करेंगे हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, और फिर क्यूब और क्यूब रूट, घन और घनमूल। तो इसमें इतने सारे टॉपिक निकलने वाले हैं और इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और यहां तक कि जो आपका HCF LCM था, लघुत्तम समापवर्तक और उच्चतम या महत्तम समापवर्तक, वो दोनों भी इसी पे डिपेंड करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को अच्छे से समझना। अभी आपको ये समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। जब हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में हम किसी नंबर को लिखते हैं, किसी संख्या को लिखते हैं, तो हम उसे प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म कहते हैं। समझ में आ रहा है इतनी बात? अब ये करते कैसे हैं, पहले आप वो देख लीजिए। ये सारे टॉपिक करने हैं हमें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, जो पिछले पेपर में आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में। देखो, जैसे मैं एक नंबर लेती हूं, अपने मन से कोई भी नंबर जो कि अभाज्य ना हो। आप कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर जैसे मैंने लिया 45, इसको मैं प्राइम फैक्टराइज कैसे करूंगी, अभाज्य गुणनखंडन इसका कैसे होगा। आपने इसको एक तरफ लिख लो और इस तरीके से एक बना लो। अब सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से, सबसे छोटे अभाज्य संख्या से आप शुरू करते जाओ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड होता है? ये नहीं होता, उसको छोड़ दो। अगले पे आओ, 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो 3 क्या आता है यहाँ पे 3 से डिवाइड करके? 15। अब 15 की बात करेंगे। फिर से 2 से देखो, नहीं होता, 3 से होता है। 3, अब यहाँ आ जाएगा 5, आ गया। अब 5 की बात करेंगे। 5 तो वैसे ही खुद एक अभाज्य संख्या है, तो सीधा 5 से डिवाइड करेंगे और 1 आ जाएगा। तो अब 45 को हम कैसे लिखेंगे, 45 को हम कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 3, 5 इंटू 1, ये इसका अभाज्य गुणनखंडन है।
आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ये सब करके बैठे होंगे, आप लोगों को पता भी होगा ये सब कैसे होता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो, कुछ कुछ चीजें हमारे दिमाग से स्किप आउट हो जाती है, हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। मुझे नहीं लगता, शायद बहुत कम बच्चों को याद होगा परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा यूज नहीं होती है ना। तो अब इस पे आ गए, ये आपको समझ में आ गया अभाज्य संख्या। अच्छा, छोटों को तो आप वैसे भी कर लोगे, जैसे हमने 24 का कर लिया था, 2 2 2 करके, इस तरीके से 3 3 5 करके आ जाएगा। लेकिन बड़ी जब संख्याएं होती है ना, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तब दिक्कत आती है, और तब यही वाला फैक्टराइजेशन काम आती है। इसमें तो आप कहोगे मैम इसको तो हम वैसे भी कर लेते, वो इतना चटाई बनाने की क्या ही जरूरत थी, क्यों मेहनत करें। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं आपको इसकी जगह पे यहाँ पे 980 दे दूं और मैं आपसे कहूं इसकी फैक्टराइजेशन कीजिए, इसका गुणनखंडन कीजिए, सबसे आसान होता है प्राइम फैक्टराइज कर दो, उसके बाद आगे बात करो। तो जैसे कि यहाँ पे 980, इसको लिखो, 2 से काटो, 2 से काटा हमने, इसमें क्या बचा 490, फिर मैंने इसको 2 से काट दिया, 2 से काटा तो इसमें क्या बचा 245, 245। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा ना, क्योंकि इवन नंबर नहीं है, ये सम संख्या नहीं है। अब हम देखेंगे 3 से कट रहा है, आप खुद चेक कीजिए 3 से कट रहा है, 3 का हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, भाजकता का नियम पढ़ लिया था, तो इसका सम चेक कीजिए, 2 + 4 6, 6 + 5 11। क्या 11 3 से भाग होता है? नहीं, तो हम 3 से भी ये नहीं कटेगा। अब हमें यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये 5 से भाग होता है, 4 को चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा 5 पे आ जाओ, क्योंकि 4 वैसे भी प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर की बात करेंगे, अभाज्य संख्या की बात करेंगे, तो 3 के बाद 5 है अभाज्य संख्या, 5 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। किस पे कटेगा? 49 कट गया। अब ये 49, इस पे चेक कीजिए क्या होगा। ये हमें वैसे भी पता है कि 7 7 49 होता है कि नहीं होता, तो इसको डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो। ये आपके पास आ गया नंबर, और अब आप इसको 980 के अभाज्य गुणनखंडन में जब आप लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, 2 × 2 5 7, और ये है आपका 980 का अभाज्य गुणनखंडन। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी कभार ना, जैसे यहाँ पे था, ये था, आपको इसमें प्राइम फैक्टर्स ही यूज करने होते हैं, लेकिन है ना, जैसे कभी कभी हमें स्ट्राइक नहीं करता, हमें एकदम याद नहीं आता यार ये किससे कटेगा, 980 किससे कटेगा, लेकिन हमें दिख रहा है यार 5 से तो कट ही जाएगा क्योंकि आखिर में 0 है ना। तो आप इसमें सबसे पहले आप 5 भी ले सकते थे, क्योंकि जब आप गुणनफल करेंगे, जब आप यहाँ पे गुणनफल करेंगे तो आप इसको आगे लिखिए या पीछे लिखिए, मल्टीप्लिकेशन में तो वो सब चीजें इक्वलाइज हो ही जाती है। तो यहाँ पे, तो इस वाले सिस्टम में जब आप करेंगे तो वो यही होगा। बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सारी अभाज्य संख्याएं हो, पहली बात, और दूसरी बात जब आप यहाँ लिखें तब आप उसको ढंग से लिखें। मतलब अगर आपने यहाँ पे पहले 5 से फिर 2 2 फिर 7 से किया होता, तो आप यहाँ पे पहले 2 2 और 5 और 7 ऐसे ही लिखते, वो ज्यादा बेटर होता। बस इतनी सी बात है, वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस तरीके से भी चलेंगे एक अच्छा रहेगा आपके लिए, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल। अब हम बात करेंगे जो इसमें मैंने आपको सबसे पहले कहा था, नंबर ऑफ फैक्टर्स की। अब हम प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे, अब हम अभाज्य गुणनखंडों की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने गुणनखंड हैं। तो अब हम इसी से शुरू करते हैं, पहले छोटे नंबर से समझना आसान रहेगा, ताकि फिर हम आगे, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं तो आप देखोगे इसको। इसमें आपको अगर मैं आपसे कहूं यार 45 के कितने फैक्टर्स हैं, कितने गुणनखंड हैं, आप क्या करोगे? इसे गिनोगे 1 2 3 4, मैम 4 है। बिल्कुल नहीं है। प्राइम फैक्टर्स नहीं पूछा मैंने आपसे, अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा, मैंने पूछा है कितने फैक्टर्स हैं, कितने गुणनखंड है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? 1 2 से नहीं हो रहा, 3 से हो जाता है, हाँ 3 से होता है, 4 से नहीं 5 से हो जाता है, 6 से नहीं 7 से नहीं 8 से नहीं 9 से होता है 15 से डिवाइड होता है, और उसके बाद 45 से डिवाइड होता है ना, यही होते हैं इसके गुणनखंड। अब आप इसमें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 गुणनखंड है, 4
4 जिसने बोला था वो गलत था, इसके 6 गुणनखंड है। ये तो वो छोटा नंबर, जब आपके पास छोटा नंबर होता है ना तब आप इसको लिख देते हो, तब आप इसको ये सब इसको एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बड़ा नंबर आ जाए, मैं कह रही हूँ 45 तो फिर भी ठीक है, 84 ऐसा कोई बड़ा 100 ऐसा कुछ आ जाए, तब आप क्या करोगे? उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसे याद कर लो। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, उसे आप याद कर लो। और वो फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले तो जिसका भी पूछा है उसका यही अभाज्य गुणनखंडन कर लिया। उसके बाद इसको लिखने का एक तरीका होता है, पहले तो 1 को हटा दो और उसके बाद इसको ऐसे लिखो जैसे ये लिखा जाए 3 का स्क्वायर और 5 1, ये होता है ना, यही होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 5 का 5 1। अब जो ये पावर्स है हमने पहले निकाल लिया था, इसका आंसर 6, तो ये याद रखना। अब ये जो पावर्स है इनको ऐड कर लो। इस क्या पहले गुणनखंड, पहले फैक्टर की क्या पावर है? 2, तो 2 + 1, और इसमें दूसरे की क्या पावर है? 1, तो 1 + 1, जो भी पावर हो उसमें 1 ऐड करके उसको अगले वाले गुणनखंड की पावर में फिर से 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। ये जब ब्रैकेट्स ऐसे होते हैं तो ये मल्टीप्लाई होता है, बीच में लिखा हो चाहे ना लिखा हो उसको आपको समझना है, ये आपको पता होना चाहिए। बोर्ड मास हम कर चुके हैं, तो ये हो गया। अब वही सबसे पहले ब्रैकेट ही तो सॉल्व करते हैं ना, तो 3 और ये 2, तो इसका मतलब हो गया 6, और ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। छोटा सा एक नोट बना लो और उसमें लिखो कि सम ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। ध्यान से फिर से देखेंगे और ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन 2014 के पेपर में आया हुआ है। आपको क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड ऑल या फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 42, 42 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, या संख्या बताइए, क्या ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। करिए उसको। 42 2 से कट जाएगा, 2 21, ये 3 से जाएगा, 7 7 और 1। तो आप 42 को कैसे लिखेंगे? 42 को लिखेंगे आप 2 3 और 7, और सबकी पावर 1 1 है, 1 1 बार है। हो गया। अब इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे? जो भी पावर है पहले फैक्टर की, पहले गुणनखंड की जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करके उसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी भी 1 है तो 1, इसकी भी 1 है +1, तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 8। आपका आंसर है ये। 2014 का क्वेश्चन है ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ऐसे पेपर में आए हुए हैं आपके पास। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ये हो गया, इतना समझ में आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। और ये लिख लीजिए क्योंकि इसके आगे के फॉर्मूलाज थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अभी याद रहेगा, क्लास के 2-3 दिन बाद आप भूल जाएंगे, तो ये सब लिख लीजिए। ये आपका 2014 का क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि 2013 का क्वेश्चन है, वो भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। उसमें क्या पूछा है, और ये वाला क्वेश्चन आप खुद अभी के अभी ट्राई करेंगे। आपसे कहा है कि 105 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक 105 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, और आप ये ट्राई करेंगे अभी।
कैसे होगा? फिर से वही 105 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 105 का। देखिए किससे, 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से, 5 + 1 6, 6 3 का मल्टीपल है, 6 3 का गुणज है, तो हम 6 इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 3 और 5 35। उसके बाद फिर 5 से डिवाइड होगा 7 7 1। फिर से 105 को जैसे लिखना है वैसे लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया 5 और 7 सबकी पावर 1 है, 1 1 बार है, तो 1 1 बार कैसे करेंगे? आंसर आ गया 8। क्यों, कैसे? 2 × 2 × 2 और ये आंसर आ गया 8। आ गया आपका आंसर? कोई दिक्कत? यही आपका आंसर है। ये 2013 का क्वेश्चन है और हर साल मैंने नोट किया है, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। और ऐसा मत सोच रहे हैं पेपर 2 में आएगा, ये तो बहुत एडवांस है, पेपर 1 के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो ये वाले बच्चे, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो मुश्किल है यार, ये तो छोड़ देते हैं, पेपर 2 वालों के लिए आएगा, नहीं, पेपर 1 के क्वेश्चंस है इसमें। तो बोलना मत, छोड़ना मत, अच्छे से समझना, ठीक है? अब ये तो बात हुई ऑल फैक्टर्स की। जब हम ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स को गिनते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ विषम गुणनखंडों की या सम गुणनखंडों की बात करनी है, तब कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे। जब हम ऑड गुणनखंडों की बात करेंगे, विषम गुणनखंडों की बात करेंगे, तो कैसे होगा? पहले तो चलिए मान लेते हैं, अब हमें क्या क्वेश्चन क्या है कि हमें 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, ऑड फैक्टर्स की, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताने हैं। या ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। और वो कैसे होगा, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो वही करेंगे जो हम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 360 2 से कट जाएगा ये 180, फिर 2 से काटा 90, फिर 2 से काटा 45, 3 से काटा 15, 3 से काटा 5, 5 और 1। तो हमने 360 को कैसे लिखा? देखिए 360 को हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3, 3 बार है 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। देखिए ध्यान से, 3 की पावर 2 की पावर 3 क्यों लिखी है? क्योंकि 2 3 बार है, वो 3 की पावर 2 इसलिए लिखी है क्योंकि 3 2 बार है और 5 1 ही बार है। लिख दिया। अब इसमें ऑड फैक्टर्स जानने हैं हमें, ऑड। तो ऑड फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? विषम गुणनखंड कैसे निकलेंगे? जो विषम नंबर है सिर्फ उनकी संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो विषम गुणनखंड कैसे निकाले थे हमने? हमने संख्या कैसे निकाली थी? उनके पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 2 + 1 और इधर 1 + 1। तो आपके पास आंसर आ गया 3 दूनी 6 और आपके पास इसका आंसर आ गया 6। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सम की कैसे निकालेंगे? सम की कैसे निकालेंगे? इवन फैक्टर्स की कैसे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे ज्ञात करेंगे? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हो जाएंगे, देखो 360 को हमने लिखा है 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5 1। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 3 + 1, 2 + 1 और 1 + 1। यही है ना यहाँ पे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे टोटल। नंबर ऑफ फैक्टर्स इतने ही होंगे, तब हम इसमें सारे ले लेंगे। तो उसको करिए 4 3 2 24। तो इवन फैक्टर्स कौन से होंगे? इवन हो जाएंगे सम हो जाएंगे 24 - 6 18।
ये आपके इवन हो जाएंगे और ये आपके ऑड हो जाएंगे। ये सम गुणनखंड है और ये विषम गुणनखंड है, इतना ही है बस। ये इसको अच्छे से देख लीजिए, पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ध्यान से इसको समझिएगा। अब हमने नंबर तो ज्ञात कर लिए, कि कितने गुणनखंड है। अब हमें ज्ञात करना है कि इन गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। किसी किसी का दिमाग चकराया होगा ये सुन के कि मैंने क्या कह दिया, गुणनखंडों का गुणनफल, ये कैसे आ गया। फिर से एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक नंबर रखा है 36 ले लेते हैं, चलो। तो 36 के गुणनखंड क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं कर रही मैं, फिर से बता रही हूँ, गुणनखंड, सिर्फ फैक्टर्स की बात कर रही हूँ। ये बात पेपर में ध्यान से पढ़ना। तो गुणनखंड कितने हैं, पहले 1 से, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, ये सब इसको डिवाइड कर सकते हैं। 12 से भी जाता है, उसके बाद आपका ये 18 से जाता है, उसके बाद 36 से जाता है ना, ये सारे। अब आपको क्या बताना है, ये सारे इसके गुणनखंड है। और अब आपको क्या कहा है कि इसके फैक्टर्स बताओ, इसका गुणनफल बताओ, इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताओ। ये कैसे बताओगे, करने बैठे हो इसको सॉल्व। 2 3 6, 6 4 24, 24 6, चलो ये भी कर लोगे आगे। 9 12 इंटू 18 36, 2.5 घंटे मिलते हैं आपको पेपर में। 2.5 घंटे की कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन को करने के बाद भी दिल में तसल्ली नहीं आती, कॉन्फिडेंस नहीं आता, ऐसा लगता है शायद कोई गलती ना हो गई हो, और बहुत बार हो भी जाती है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, इसका भी एक शॉर्टकट है, या कह लो फॉर्मूला है। शॉर्टकट तो मैथ्स में होते हैं, लेकिन फॉर्मूला है, वो ध्यान से देखो कैसे। हम इसमें क्या करेंगे, फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए फटाफट। 2 18, 2 9, 3 3 और 1, ये कर दिया। ये समझ में आ गया, इतना क्या किया है हमने। अब हम 36 को लिखेंगे। 36 को हम कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, ऐसे ही लिखेंगे ना, बिल्कुल। अब इसको क्या करेंगे, इसमें हम नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके ज्ञात कर लेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। वो कैसे आएगी, 2 + 1 और ये 2 + 1, यही आएगी इसकी गुणनखंडों की संख्या। क्या आई, 3 और 3 9 है यार, ये ऑड आया है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका क्या आएगा आंसर, इसका आएगा जो प्रोडक्ट होगा वो 36, ये जो गुणनखंड होगा, जो जितने भी इसके गुणनखंडों की संख्या होगी उसको डिवाइडेड बाय 2 करके 36 की पावर में दे देंगे। ये किसी किसी को लग रहा होगा मैम ये तो रूट में आ जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जब आप 36 को आगे खोलोगे, जैसे मैं इसको लिख के बताती हूँ, ये 36 है, 36 किसका स्क्वायर है, हमने कल जो बोर्ड मास का क्लास की थी उसमें हमने देखा था 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर बाय 9। तो ये 6 ये आएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 6/9। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है, जो कि पेपर्स में आए भी हुए हैं, तो आप इसको या तो आपको मिलेगा ये संख्या मिलेगी आपको ऑप्शंस में, या फिर ये मिलेगी। थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है। ये इसको ऐसे, अगर ये ऐसी संख्या नहीं है तो छोड़ मत देना। क्या है बेसिकली, नंबर ऑफ फैक्टर्स, जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं, अगर वो ऑड आता है या इवन आता है, कुछ भी आता है, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करके उसी नंबर की पावर में दे देना, और यही आपका प्रोडक्ट होता है। तो 6 की पावर 9, आप इसको कब तक काउंट कर सकते हो। आपको 6 मतलब 6 का स्क्वायर पता है, 6 का वर्ग पता है क्या है 36, 6 का घन पता होगा आपको ज्यादा ज्यादा 216, आपको 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, 6 की पावर 6 ज्यादा याद नहीं होंगी। तो यही है कि आपको ऐसे ही मिलेगा आंसर।
ऐसा तो किस्मत, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत ही बुरी किस्मत होना, जब आप इसको इसी को सॉल्व करके दे देंगे तब किस्मत खराब हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। और आ ही नहीं सकता, आएगा तो यही आएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है जो जिसको आप सॉल्व करेंगे। आपको बताना है कि 120 120 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। 120 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। 120 का बताइए, कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। उसके बाद इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लीजिए, और जो भी आए, जो भी संख्या है उसको आधा करके इसकी पावर में दे देना। बस इतना सा हिसाब है। देखो कैसे, फिर से 120, 2 से काटा क्या आया 60, फिर 2 से काटा 30, फिर 2 से काटा 15, 3, 5, 5 और 1। जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाए तब तक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं होता। तो 120 को हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, गुणनखंडों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, यहां पे निकाल लीजिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या वो कितनी है, 3 + 1 4, 1 + 1 2 और 1 + 1 2। तो ये हो गया 4 × 2 × 2 और ये आ गया 16। इसकी गुणनखंडों की संख्या 16 है, तो प्रोडक्ट गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, वो होगा 120 की पावर 16/2, मतलब 120 की पावर 8। और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। इसे आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आ गया समझ में, इतना आसान था, कुछ भी टेढ़ा नहीं था इसमें, सिर्फ समझने वाला था। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, इन्हें आप अपने नोटबुक में लिख लो अच्छे से, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको बस एक झलक देखने की जरूरत पड़े। इसको पेपर से एक रात पहले बस इस वाले टॉपिक को रिवाइज करके जाना, क्योंकि इसमें सिर्फ छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं। इसमें ऐसा कुछ मैं आपको करके नहीं दिखा सकती कि इसको मल्टीप्लाई करो 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 और फिर इसको मैं इसको इन सबको क्या करूं, मैं इसे मल्टीप्लाई करके कैसे दिखाऊं, 120 के बाकी फैक्टर्स निकालूं फिर उसे मल्टीप्लाई कैसे दिखाऊंगी। तो ये आप इसको, इन सब चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों का योगफल। अभी तक हम सिर्फ पहले हमने संख्या निकालनी सीख ली कि कैसे कैसे गुणनफल, कैसे कैसे गुणनखंड हम निकालते हैं, कितने हमारी गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। फिर हमने बात की कि हम इनका गुणनफल कैसे निकालते हैं, सारे गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। और अब हम बात करें गुणनखंडों का योगफल, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। और इसके ऊपर ये फेवरेट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ये हर दूसरे साल रिपीट हुआ है, हर दूसरे पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, पेपर का ही क्वेश्चन है लेकिन फिर से देख लेते हैं, समझ लीजिए। सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल ये कैसे निकलेगा। सिंपल बात करेंगे, इसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी है वो भी बात करेंगे। तो इसमें कैसे हम बात करते हैं, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 84। अगर आप एक छोटा नंबर लो, जैसे मैं कहूं 12 लिया, तो 12 के गुणनखंड क्या है, 12 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 और 12। आप इन सबको ऐड कर दो, सिंपल ऐड। इसे इनको तो प्लस करके, इनको तो जमा करके आप एक आंसर निकाल सकते हो। निकालो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 12 28। आ गया आपका आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया 28।
आप ये तो निकाल सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको कोई बड़ा नंबर दे दूं जैसे 84, जैसे 100 या कुछ और, तब आप कैसे निकालोगे? और पेपर में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, 2019 में आया हुआ है शायद ये क्वेश्चन कि 100 के सारे गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। और जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है ना पहले, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसको कैसे निकालते हैं समझिए। 12 पे ट्राई करें पहले, चलिए पहले 12 पे ट्राई करते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 12 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? ये होता है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 1, है ना। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या किया था, अब हम पावर में ऐड कर रहे थे, अब हम इसको समेत उठाएंगे। कैसे? देखो 2 का स्क्वायर है तो 2 को 0 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 सॉरी 1, फिर 2 की पावर 2, जहां 0 से शुरू करेंगे और जहां तक है, अगर यहाँ पे 5 होता तो 2 3 4 5 तक हम लेके जाते, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 3 की बात करते हैं तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ऐसे आएगा। ये आ गया, इतना समझ में आया क्या किया? जितने तक पावर है 0 से वहां तक लेके जाएंगे। अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं इसको 1 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 ऐसे पूरा लेके जाती। और सिमिलरली यहाँ पे भी 3 की पावर 0 3 की पावर 1, आगे चाहे 10 होता मैं 10 तक लेके जाऊंगी। इतने बड़े नंबर आते नहीं है, डरो मत, लेकिन फिर भी जितना भी दिया होगा उतने तक मुझे इसको लेके जाना है। तो अब इसमें अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यही है आपका योगफल का फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करके देखो, आंसर 28 आ रहा है। मैंने आपको बोर्ड मास की क्लास में बताया था, चाहे कोई भी नंबर हो, x माइनस एक्स, कुछ भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो हमेशा आंसर 1 आएगा, हमेशा आंसर 1 आएगा। तो 1 की बात करेंगे, 1, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, इसको ऐड कर लो, 4 और 2 6 और 1 7 और 3 और 1 4, आ गया आंसर 28, आ गया आंसर 28, यही निकाला था हमने। अब आप 100 के लिए आगे निकाल के देखो, 84 के लिए करके देखिए। अब आप कैसे करेंगे? यह आपका 2019 का क्वेश्चन है, 100 के में आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 100। क्वेश्चन है, आपको 100 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। अगर कहीं पे पॉजिटिव लिखा हो तो एक बात ध्यान रखना, आपके नेगेटिव फैक्टर्स वैसे भी नहीं आते हैं, आपके नेगेटिव गुणनखंड या ऋणात्मक गुणनखंड वैसे भी नहीं आते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब है नॉर्मल सारे गुणनखंड, बस ज्यादा मत सोचना, घबराना मत। ये सब थोड़ा सा घुमाने के लिए दिमाग दिया होता है कि कुछ बच्चे घूम जाते हैं जो थोड़े बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे कि आप लोग, तो आप लोग उसे समझ जाते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या कहा है आपको, 100 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो वही करेंगे हम जो हमेशा करते आए हैं, पहले 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन आपका 2012 का, आई एम सॉरी, ठीक है। 2015 2014 ये सब में क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, जैसे कि 100 का आया हुआ है 2012 में, फिर उसके बाद आया हुआ है 2014 में 210 का, 210 की बात कर रहा है। और उसके बाद 2015 में आया हुआ है 96 का। सेम कि आपको इसके पॉजिटिव फैक्टर्स का सम बताना है। तो अब यहां पे आ जाइए, 2 50 2 25 5 5 1, आ गया? कुछ गलती है? हाँ ठीक है, आ गया। उसके बाद अब 100 को कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये 1 को नहीं लिखते, ठीक है। तो अब इसको ये लिख दिया हमने। अब इसका कैसे निकालेंगे हम योगफल, 2 को 0 से शुरू करेंगे और 2 तक लेके जाएंगे, ये योगफल का ही फॉर्मूला है। 5 को भी आया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 + 2 + 4 और इधर 1
प्लस 5 प्लस 25 ऐड, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 25 प्लस 5 30 प्लस 1 31 इंटू 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो 7 इंटू 31 क्या होगा आंसर? 217। यह आपका आंसर है। और ये आपके पेपर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2012 का सीटेट का पेपर उठा के देख लीजिए, ये आपके पेपर का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं 96 का या 210, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये दोनों आप करेंगे। और जो पहले होमवर्क दिया था कि आपको परफेक्ट नंबर संपूर्ण संख्या बताना है, उसको आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख के उसका आंसर आगे लिखेंगे। और इसमें दोनों में से बेशक एक कर लीजिए, दोनों भी कर लेंगे तो आपको ही फायदा है। और उसमें आप लिखेंगे क्वेश्चन 2 और उसका कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल हम जानेंगे जो मैंने आपसे कहा था, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्यूब और क्यूब रूट, घन और घनमूल कैसे निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से। साथ में उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और हम साथ में शुरू करेंगे HCF और LCM, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तय, ठीक है। आ गया समझ में? तो अब आज की क्लास को आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास इसके बिना समझ नहीं आएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए उसके, और ये सारे कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना इसका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में देखने को मिला है। तो आप लोग उसे इस टॉपिक को मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। सो थैंक यू फॉर द सेशन। और अगर आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा सेशन, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज सपोर्ट। थैंक यू।